बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो गई हैं। क्या समझते हैं आप, कितनी अहम डेवलपमेंट है ये? देखिए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ना सिर्फ बांग्लादेश के अंदर बल्कि खत्ते के अंदर ये बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, एक अथॉरिटेरियन रिजीम थी जहां पर समाजी घुटन और असली करप्ट तो था ही, लोग सड़कों पे थे, तंग आमद बजंग आमद के मानंद अब तक 300 से ज्यादा हलाकतें बताई जा रही हैं। और फिर गुज़श्ता रोज जो कुछ हुआ, खासतौर पे इतवार के रोज, लोग इसके ऊपर इत्तेफाक करके नहीं बैठे हुए थे कि आपने ये जो कोटा सिस्टम है उसको अब प्रेशर में आके चेंज कर दिया है, बल्कि अब लोग अपना इंसाफ मांग रहे थे उन लोगों के लिए कि जिनकी लाशें गिराई गई हैं। नो मैटर व्हाट, आप कॉलेजेस बंद कर दें, यूनिवर्सिटीज बंद कर दें, इंटरनेट का मैसिव ब्रेकडाउन हो, लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे और अवामी दायरे दबाव के सामने अल्टीमेटली हसीना वाजिद को स्टेप डाउन करना पड़ा है। देखिए, अगर आप हसीना वाजिद के ओवरऑल जो पॉलिटिकल स्पैन है उस पर नजर डालें तो ये इट वाज थर्ड वन, यानी तीसरा टेन्योर था और मुसलसल जिस अंदाज में इंतखाबात हुए, इंतखाबात के अंदर अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को उठाया गया, उनको बंद किया गया, लोगों को कंटेस्ट नहीं करने दिया गया, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली एक बिल्डअप था, एक मोमेंटम बन रहा था जो बता रहा था कि कहीं ना कहीं इसको टूटना है और अल्टीमेटली यही हुआ। ये उस सब का नतीजा है जो स्लोली एंड ग्रेजुअली बीजा जा रहा था, जो बो रही थी आज वो काट रहे हैं। और फिर अगर आप इससे पहले की हिस्ट्री में देखें तो वहाँ के जो लोग हैं, पर्टिकुलरली बांग्लादेश के लोग, इसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे। वो सेलिब्रेट इसलिए कर रहे होंगे कि आप इस सिर्फ पर्टिकुलर इशू को, कोटा रिफॉर्म्स की इशू को उठाकर देख लीजिए तो 71 के बाद जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरीके से एक नेपोटिज्म भी था, लोगों को जो है वो सरकार की आशीर्वाद उन लोगों को हासिल थी जो सरकार के अपने लोग थे। वहां पर लोगों को जस्टिफाइबल उनका हक नहीं मिल रहा था, बैलेंस बिल्कुल क्रिएट नहीं था। तो जिन माशरों के अंदर बैलेंस आउट होता है, जहां पर लोगों को कॉर्नर्ड किया जाता है, पॉलिटिकली किया जाए, सोशली किया जाए, नेपोटिज्म बहुत बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली ये होता है। और मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश के लोगों के लिए तो इटसेल्फ एक अच्छा दिन है कि उन्हें इस तरह की रिजीम से और इस तरह की सरकार से छुटकारा मिला है। देखना यह है कि हाउ फार इट मे गो नाउ। रेहान, हमने माजी में देखा कि पॉलिसीज़ जो हैं वो हसीना वाजिद की बहुत सख्त रही हैं, तो आप समझते हैं कि यही रीज़न बना कि उनको अवामी एहतजाज के सामने घुटने टेकने पड़े? देखिए, सर्टेनली जिस लेगेसी को वो कैरी करती है, मेरा ये ख्याल है कि जिस लेगेसी को जो उनको विरसे में मिली थी वो उन्होंने कैरी किया। और अगर आप पर्टिकुलरली कोटा रिफॉर्म्स के एजेंडे को ही लेकर देख लें तो जिस अंदाज में अवामी एहतजाज में खड़े होके हसीना वाजिद जो स्टेटमेंट देती हैं और उसके अंदर उनको ट्रेटर्स कहा जाता है, रजाकार कहा जाता है, वो एक ऐसा जुमला था। यहाँ पर भी जो लोग अपने हक के लिए सड़कों पर निकले थे, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने जिस अंदाज में उन निहत्ते तलबा के ऊपर तशद्दुद किया, जस्ट फॉर देयर पॉलिटिकल गेन, जस्ट फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, वो अवाम के गैज़ो गज़ब का एक बहुत बड़ा जो है वो शाखसाना बना। लोग सड़कों पे निकले, आपने तालीमी इदारों को बंद करके देख लिया, आपने इंटरनेट को बंद करके देख लिया। और ये एक तसलसल है, ये सख्त पॉलिसीज का एक तसलसल है कि आपने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट का सियासी मैदान में मुकाबला करने की बजाय उनको सियासी मैदान से उठा बाहर फेंका, यानी आपने कंटेस्ट ही नहीं किया। और यूं लग रहा था कि जैसे एक अथॉरिटेरियन रिजीम बन गई है, ऐसे लग रहा था जैसे फैशिज्म उरूज पर है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई अंजाम तो होता है। और आज ये उस ब्रूटल सरकार का, उस सिस्टम का, उस गवर्नेंस का जो है वो अंजाम होता हुआ दिखाई दे रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। रेहान, 45 मिनट्स का वक्त दिया गया था फ़ौज की जानिब से हसीना वाजिद को, और कि वो चली जाएं, मुल्क छोड़ दें, तो हसीना वाजिद जो है वो फ़ौजी हेलीकॉप्टर में भारत रवाना हुई हैं और उनको तकरीर रिकॉर्ड कराने का भी मौका नहीं दिया गया। अब इस सारी सिचुएशन के बाद आप समझते हैं कि आर्मी अब प्रॉपर तरीके से टेक ओवर कर लेगी? देखिए, मुझे तो याद आ रहा है कि जिस वक्त जो उनके अपने वालिद साहब शेख मुजीबुर रहमान जब वापस आए थे और रास्ते से उन्होंने कनेक्टिंग फ्लाइट ली थी भारत की, और भारत में उस वक्त इंदिरा गांधी और दीगर लोग जो है वो जाहिर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे और वहां पर एक जलसा हुआ था और उस जलसे को सेलिब्रेट किया था। और उस वक्त जो भारतीय हाथ थे इस खास तौर पे इस पर्टिकुलर रजीम को मजबूत करने वाले, वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, बड़ी खुशियां मना रहे थे। तो जाहिर है कि जिस वक्त हसीना वाजिद के भागने का वक्त है तो भारत ने उसको एक सेफ जो है वो पॉइंट दिया है, मकाम दिया है, और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि वो फिनलैंड चली जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए भी यकीनन एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि जो इस रिजीम के हाथ मजबूत कर रहे थे, जो इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, फलता फूलता देखना चाहते थे। मेरा ये ख्याल है कि इसके बाद जो है वहाँ की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसको चीजों को, हालात को कंट्रोल करने के लिए ये करना पड़ना था। हालात को भांपते हुए ये किया है और अल्टीमेटली
सबसे पहले तो लोगों के गुस्से को काम डाउन करना पड़ेगा। अब देखना ये है ना कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वहां पर खिताब करते हैं तो लोगों को क्या कहते हैं, किस अंदाज में वो जो, क्योंकि मिलिट्री सड़कों पर है, कर्फ्यू नाफिज था, मौके पर देखते हुए गोली मारने के अहकामात थे, कल ही के दिन में 97 से ज्यादा कैजुअलिटीज वहां पे हुई है। तो देखना यह है कि वहां की इस वक्त जो फौज है वो हालात को सबसे पहले काम डाउन कैसे करती है, ठंडा कैसे करती है, और उसके बाद एक नई बिगिनिंग कैसे होती है। जाहिर है पॉलिटिकल प्रोसेस को, डेमोक्रेसी को चलना चाहिए, बेहतर यही है। अब ये जो इंटरम या यूं समझ लीजिए मेकशिफ्ट अरेंजमेंट होगा या ट्रांजिशन पीरियड होगा, इसमें अवाम के एतमाद को कैसे हासिल किया जाएगा और उसके बाद उनको किस तरीके से, क्या कोई नए इंतखाबात की तरफ मामला जाता है, दोबारा से मामला, और जो पॉलिटिकल लोग हैं अब उनमें से आके कौन चीजों को संभालेगा। तो बहुत चीजें क्योंकि बड़ी तेजी से डेवलप हो रही हैं, जाहिर स्टोरी है। अब इसमें देखना यह है कि जब आर्मी चीफ खिताब करते हैं तो उनके पास क्या होता है कहने को और ऑप्शंस क्या हैं।